नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुसाफिर कैफ़े राही के संग। इस कहानी का ये आखिरी एपिसोड है। इस कहानी में अगर आप अभी तक जुड़े हैं तो आप सबका बहुत ढेर सारा आभार और आप सबको इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए बहुत ढेर सारा धन्यवाद। आपकी यात्रा शायद मंगलमय रही होगी। और पढ़ते हैं आगे का अंतिम अध्याय इस किताब का। 10 साल बाद। पता है हमें किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी थी? किसके साथ? बचपन में हमने माचिस की डिबिया में घर की खिड़की के कोने से आने वाली धूप को छुपा कर रखा होता है। तुमने भी रखा होगा। हाँ, रखा था। तो उसे ज़िंदगी गुजारने का क्या रिश्ता है? बस ज़िंदगी तुम्हें जिस दिन तुम्हें अपने अलावा कोई दूसरा ऐसा मिल जाए जो तुम्हारी माचिस की डिबिया बिना खोले ही मान ले कि धूप अभी भी वहाँ डिबिया में होगी, तब सोचना नहीं, उसके साथ ज़िंदगी गुजार लेना। और ऐसा कोई मिला ही नहीं तो क्या? कोई ऐसा मिला ही नहीं तो अपनी माचिस की डिबिया खोलकर थोड़ी सी धूप चख लेना। 10 साल बाद मसूरी। इन 10 सालों में दुनिया को जिस तेज़ी से बदलना चाहिए था उससे ज़्यादा तेज़ी से बदल चुकी थी। मुसाफिर कैफ़े अब मसूरी का बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन चुका था। पम्मी और चंदर दोनों मिलकर कैफ़े चलाते। मुसाफिर कैफ़े में अब भी वही बेरे काम करते जो सालों पहले करते थे। कैफ़े अब बिल्कुल अपने लेआउट की तरह दिखता था। नीचे कुछ टेबल थे, कुछ गद्दे थे। एक दीवार पर मुसाफिर कैफ़े विज़िट करने वाले सैकड़ों लोगों की चंदर और पम्मी के साथ फ़ोटो थी। एक पूरी दीवार में सैकड़ों किताबें रखी थीं। ऊपर वाले हिस्से में 5 कमरे बने थे और 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में चंदा और पम्मी रहते थे। सामने वाले बालकनी में बैठकर वे दुनिया भर की बातें करते थे। पता नहीं चंदर और पम्मी का आपस में जो था उसको दुनिया की किसी भी किताब के हिसाब से प्यार बोला जा सकता था या नहीं, लेकिन पम्मी और चंदर को एक दूसरे की आदत थी। कैफ़े से दोनों इतना कमा लेते थे कि दोनों एक एक महीने के लिए अलग अलग टाइम पर दुनिया घूमने जाते थे। अपने लिए दुनिया मतलब केवल विदेश नहीं था। उनके लिए उनकी दुनिया में हिंदुस्तान भी था, उसके गांव भी थे। उनके लिए दुनिया का मतलब जितना बाहर था उतना अंदर भी था। एक महीना अपना होता उनका। उस एक महीने की कोई भी डिटेल ना पम्मी मांगती ना चंदर के घर वाले भी कभी कभार मसूरी घूमने आते। उन्होंने ये मान ही लिया था कि इनको समझाना बेकार है। चंदर की माँ जब आखिरी बार आई थी तो उसने मजाक मजाक में कह भी दिया था कि तुझे ही ऐसी लड़कियाँ क्यों मिलती हैं जिनको शादी नहीं करनी। चंदर हर संडे को बच्चों को पंचतंत्र में हैरी पॉटर की कहानी मिलाकर एक नई कहानी सुनाता। जो भी मुसाफिर कैफ़े आता उसको पहली नज़र में ऐसा लगता कि चंदर और पम्मी शादीशुदा हैं। कोई उनसे इस बात में पूछता भी तो वो हंस के टाल देते। यहाँ कमरे हमेशा बुक रहते। जो भी मुसाफिर कैफ़े में रुकता उसको लगता ही नहीं कि वो किसी होटल जैसी जगह पर रुका है। सबको लगता कि पम्मी और चंदर उनके पुराने दोस्त हैं और वे वो दोस्त के साथ यहाँ घूमने आए हैं। सर रस्किन बॉन्ड की भी ये फेवरेट जगह थी। वो महीने में एक बार मुसाफिर कैफ़े में बच्चों को कहानियाँ सुनाते आते। चंदर और पम्मी ने दुनिया के साथ एडजस्ट ना करके मुसाफिर कैफ़े में अपनी एक नई दुनिया बना ली थी, जिसमें उनको एडजस्ट नहीं करना पड़ता बल्कि दुनिया उनके हिसाब से एडजस्ट करती। जब भी कोई मुसाफिर कैफ़े आता तो वो वहाँ यहाँ रुककर कुछ ना कुछ छोड़ के चला जाता। पिछले ही कुछ साल एक अमेरिकन को आकर यहाँ इतना अच्छा लगा कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और करीब $5 लाख मुसाफिर कैफ़े के नाम कर दिए। उसके बाद से ही पम्मी और चंदर ने मुसाफिर कैफ़े में लोगों का रुकना फ्री कर दिया। मुसाफिर कैफ़े में रुकने पर बस खाने के पैसे देने पड़ते। वैसे भी दोनों को समझ आ चुका था कि कोई पैसे के पीछे कितना भी भाग ले, पैसा कभी भी पलट के आपको गले नहीं लगा सकता।
इसलिए शायद दुनिया की सारी दौलत की औकात अक्सर ही एक गले लगने से मिलने वाली खुशी के सामने बड़ी ही टुच्ची पड़ जाती है। पैसा कमाने में कई बार ज़िंदगी धीरे धीरे करके गंवानी पड़ती है। धीरे धीरे होने वाली कोई भी चीज़ पता ही नहीं चलती। इसलिए जब पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तब तक वो अपना मतलब खो चुके होते हैं। चंदर को अभी तक ये सही से समझ नहीं आया था कि उसका पागलपन क्या था, लेकिन मुसाफिर कैफ़े ने उसकी ज़िंदगी को जीने की वजह दी थी। एक दिन ऐसे ही शाम को बालकनी में बैठे हुए पम्मी ने दारू पीकर चंदर से पूछा, बल्कि वो ऐसा सवाल चढ़ने के बाद ही करती थी। तो क्या लगता है तुम्हें? किस बारे में? तुम जब 10 साल पहले आए थे तो लाइफ की मीनिंग ढूंढने आए थे। अब तक तो तुम्हें जवाब मिल गया होगा ना? बताओ, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ की एज सच कोई मीनिंग नहीं होती, हमें मीनिंग डालना पड़ता है। एक मीनिंग की वजह से ही तो एक जैसी होकर भी सबकी लाइफ अलग अलग होती है। 10 साल में सुधा से मिलने का कभी मन नहीं किया? रोज़ करता है। फिर गए क्यों नहीं? उसकी लाइफ के मीनिंग में मैं कहीं फिट नहीं होता था, इसलिए बस अब इसके बाद कोई सवाल मत पूछना। जितनी चढ़ी थी उतर गई। बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, कर लो अडॉप्ट। अच्छा चंदर, एक चीज़ सही सही बताओगे? पूछूं? सवाल पूछने का मत पूछा करो, सीधे पूछ ही लिया करो। चंदर को ये बोलते ही सुधा की कभी की कोई बात याद आ गई। तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि हमारा अपना कोई बच्चा होना चाहिए था? नहीं, कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस दिन सुधा ने फ़ोन पर झूठ बोला था। उसने बच्चा अबॉर्ट नहीं कराया था। वो हर चीज़ की अच्छी एक्टिंग कर लेती है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि मैं पहचान ना पाऊँ। कब से पता है तुम्हें ये बात? करीब 10 साल से। मैंने बाद में हॉस्पिटल में कॉल करके कंफर्म ये भी किया था। तब भी तुम्हारा मन नहीं किया अपने बच्चे से मिलने का? किया, बल्कि रोज़ करता है। जब मैं बच्चों को कहानियाँ सुना रहा होता हूँ तो लगता है मेरा बच्चा भी बीच में कहीं बैठकर सुन रहा है। उसकी धुंधली शक्ल दिखाई देती है मुझे। ये सुनकर पम्मी चंदर के सिर को सहलाने लगी, जैसे चंदर के अंदर के बच्चे को सुला रही हो और चुपचाप बता रही हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में देने लायक अगर कुछ है तो वो है एक दिन सब ठीक हो जाएगा की उम्मीद। ये दुनिया शायद आज तक चल ही शायद इसलिए रही है क्योंकि लोग अभी भी जाने अनजाने एक दिन सब ठीक हो जाएगा की उम्मीद दे देते हैं। हर आदमी अपने अंदर इतना कुछ दबाए रहता है कि किसी दिन वो सब कुछ ईमानदारी से बता दे तो सुनने वाला पागल हो जाए। किसी के साथ बहुत लंबा रह लो तो वो भी इंसान अजनबी हो जाता है। ये बात पम्मी को इसी पल समझ आई और महसूस भी हुई। झूठ क्यों बोलते हो तुम? क्योंकि झूठ में उम्मीद होती है। झूठ आखिर में उम्मीद तोड़ भी तो देती है। झूठ से आखिरी तक बात चलती तो है, वरना सारे रिश्ते एक शाम में ख़त्म हो जाएंगे। 10 साल बाद मुंबई। कहानियों के सारे सिरे सही से पकड़ने के लिए हमें कई बार बहुत पीछे जाना पड़ता है तो कई बार बहुत आगे। सुधा अब मुंबई की सबसे बड़ी फैमिली लॉयर में से एक हो चुकी थी। वो एक बड़ी लॉ फिल्म में 50% की पार्टनर थी। सारे केसेस में वो जाती भी नहीं। उसकी एक बार केस प्रेजेंट करने की भी फ़ी बहुत थी। वो खुद बहुत ही सिलेक्टिव केस लेती। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े डिवोर्स के केस सुधा से होकर ही गुजरे थे। वो जब चंदर से कहा करती कि वो अकेले मैनेज कर लेगी तो सही कहती थी। सुधा ने सब कुछ अकेले मैनेज कर लिया था, बच्चा, कोर्ट, पर्सनल लाइफ, फैमिली, सब। लाइफ की सबसे बुरी बात यही होती है, जब वो ऑन पेपर परफेक्ट दिखती है तब होती नहीं है, और जब ऑन पेपर परफेक्ट नहीं दिखती तब परफेक्ट होती है। सुधा ने अपने बेटे का नाम अक्षर रखा। अक्षर नाम के पीछे की कहानी ये थी कि चंदर ने सबसे पहले ये नाम सोचा हुआ था। हालांकि उसने लड़कियों के कई नाम सोचे हुए थे, लेकिन लड़के के लिए एक ही नाम सोचा था। वो मजाक मजाक में कहता भी था कि लड़का हुआ तो तुम रखना अपने पास, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसको पूछो कि लड़की क्यों चाहता है तो वो हमेशा बोलता था
की लड़की होगी तो इसी बहाने वो अपनी बेटी में सुधा का बचपन तो देख ले पाएगा। सुधा ने चंदर के मन वाला नाम रख के कभी चंदर का हक नहीं छीना। दोनों के बीच इतना गहरा सा कुछ था, लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रह पाए। सुधा ने कभी शादी नहीं की, बल्कि उनका लॉ फर्म का पार्टनर विनीत उसको बोलता रहता कि कर ले शादी। विनीत और सुधा का रिश्ता कुछ ऐसा था कि हफ्ते में एक दिन सुधा के साथ ही घर पे रुकता। साल में 2 बार वे छुट्टियां मनाने साथ जाते। जब विनीत घर पर रुकता तब रात में सुधा और विनीत एक ही कमरे में सोते। इस बात का क्या मतलब होता है, अक्षर को अभी समझ में आना शुरू नहीं हुआ था। अक्षर अक्सर चंदर की पुरानी किताबों को अलमारी से निकालकर उसके अंडरलाइन को छूकर समझने की कोशिश करता। स्कूल में बच्चे समझते विनीत ही उसके पापा हैं। सारे फंक्शन में विनीत सुधा के साथ ही आती। कुछ एक बार तो अक्षर के स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट भी आ चुकी थी। अक्षर क्लास के बाकी बच्चों की तरह ज़िद नहीं करता। सुधा उसको प्यार से समझा देती थी, वो समझ जाता। वो अपनी एक छुट्टी केवल सुधा के साथ जाना चाहता। लाइब्रेरी की किताबों के बीच रखी 1-2 डायरी में जो नाम चंदर लिखा था, वो कौन है ये पूछना चाहता। वो ये समझना चाहता कि मम्मी को जब कहीं कोई बड़ा अवार्ड मिलता है तो वो घर लौटकर वो क्यों अक्षर को अपने सीने से चिपटाकर घंटों रोती रहती हैं। एक वक्त के बाद हम बड़े से बड़ा दुख बर्दाश्त कर लेते हैं, पर छोटी से छोटी खुशी झेल नहीं पाते। कि उनके घर में शादी की एक भी फ़ोटो नहीं थी। अपनी नोटबुक के पीछे पापा शब्द लिख के वो कई बार मिटा चुका था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर पापा शब्द बोलने में लगता कैसा है। पापा बोलते ही जब होठ 2 बार मिलते हैं तो होठों को कैसा लगता है। अपने ही मुंह से पापा बोलकर अपने ही कानों को सुनाई कैसा पड़ता है। दा से देहरादून। सुधा ने ये सोच लिया था कि लाइफ को एक सेकंड चांस देने के लिए वो विनीत के साथ कुछ दिन रहकर देखेगी। अक्षर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था उसके सवाल मुश्किल होते जा रहे थे। वो बिल्कुल चंदर के जैसा कंफ्यूज रहता। यही सब सोचकर सुधा ने अक्षर को बोर्डिंग में डालने का फैसला किया। उसने अक्षर से 1-2 बार पूछा, लेकिन अक्षर कोई जवाब नहीं देता था। सुधा चूँकि हाई प्रोफाइल लॉयर थी तो उसके लिए वेलहम बॉयज़ स्कूल देहरादून या फिर दून स्कूल ऑफ, दोनों के ऑप्शन खुले हुए थे। यही सब देख समझ के सुधा, विनीत और अक्षर देहरादून पहुँचे। हालांकि ये फैसला इतना भी आसान नहीं था जितना सुधा को मुंबई से चलते हुए लगा था। अक्षर में कुछ ऐसा था जो घर को पूरा कर देता था। बीच में अक्सर जब कभी भी स्कूल के टूर पे गया, सुधा को बहुत दिक्कत हुई थी। चंदर का जाना शायद वो झेल भी पाए, इसलिए पाई क्योंकि अक्षर उसके पास था। ये बात सोचकर उसको ये ख्याल भी आता कि उसके पास तो अक्षर है, चंदर ने क्या किया होगा। उसने शादी की होगी, उसकी अपनी कोई फैमिली होगी। 10 साल बाद पहले फ़ोन पर चंदर ने उसको ये बताया था कि उसने मसूरी में एक कैफ़े लिया है किसी पम्मी के साथ। क्या उन दोनों ने आपस में शादी कर ली होगी। वो चंदर से इतना प्यार करती थी कि वो उसको खोने की हद तक डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए इतने सालों में कभी मसूरी नहीं गई। वो चंदर को इसलिए नहीं फेस करना चाहती थी कि शायद चंदर ने अपनी नई दुनिया बना ली होगी और सुधा को फेस करने में दिक्कत ना हो। इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन आदमी इतने साल तभी अपने अंदर रख सकता है जब बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। प्यार कम होता है तो लोग गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाल के भूल जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। प्यार के हज़ारों साल के इतिहास में मूव ऑन कर जाना सबसे वाहियात खोज है। जो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं वो प्यार की असली यात्रा पर निकलते हैं। जिनके आंसू ना बहते हैं ना सूखते हैं वो ज़िंदगी को करीब से समझ पाते हैं। जिनको गहरी नींद नहीं आती वो समझ पाते हैं कि दुनिया में सुबह से अच्छा कुछ होता ही नहीं। किसी भी चीज़ को हम सही से समझ ही तब सकते हैं जब हम उसे पाकर खो देते हैं। पाकर पाए रखने वाले अक्सर चूक जाया करते हैं। अक्षर का एडमिशन विल्हम्स और दून स्कूल दोनों जगह क्लियर हो गया। सुधा अक्षर को बोर्डिंग में छोड़ते हुए दिखाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रही, बिल्कुल भी नहीं रोई। अक्षर पे बोर्डिंग आने का कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ।
वो यहाँ भी उतना भी चुप था जितना मुंबई में रहता। सुधा रात में होटल में अपने कमरे में पहुँचते ही अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो बहुत देर तक रोती रही। विनीत उसको चुप करवाने की 1-2 बार नाकाम कोशिश करता रहा। उस मोमेंट सुधा को लगा कि अक्षर नहीं गया, बल्कि चंदर हमेशा के लिए चला गया। सुधा और विनीत की अगले दिन शाम की दिल्ली से फ़्लाइट थी। सुबह उठने के बाद सुधा ने विनीत से कहा कि वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रही है। वो हफ्ते भर रुक कर देखना चाहती है। अगर उसको लगेगा कि वो अक्षर के बिना रह पाएगी तो वो नहीं रह पाएगी, तो वो उसे लौट आएगी उसे लेकर। विनीत इस बात से थोड़ा इरिटेट भी हुआ, क्योंकि अक्षर की बोर्डिंग वाला फ़ैसला लेने में भी सुधा 1 साल लगा दिया था। विनीत ने सुधा को समझाया भी कि अगर वो अक्षर से मिलने जाएगी तो उसका मन कभी बोर्डिंग में लग नहीं पाएगा। लेकिन सुधा तो सुधा थी, अपने पर आ गई तो आ गई। विनीत अब और इंतज़ार करना नहीं चाहता था, लेकिन उससे कुछ कहा नहीं, कोई सीन नहीं क्रिएट किया। जाने से पहले उसने पूछा भी कि वो रुक जाए। वो लोग 2-3 दिनों के लिए मसूरी ऋषिकेश घूमने जा सकते हैं, लेकिन सुधा ने बोला कि वो अकेले रुकना चाहती है। थक हार कर विनीत दिल्ली की फ़्लाइट लेने के लिए देहरादून से वापस चला गया। विनीत के जाने के बाद पूरा दिन सुधा कमरे में ही गुजारा। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ था कि वो बिल्कुल अकेली थी। अपने आप को अकेले में तो भुलाया भी नहीं जा सकता। उसको कोई भी कॉल पिक करने का मन नहीं था। उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। सुधा ने बैरे को बुलाकर उससे सिगरेट मंगाई। उसने अक्षर की वजह से सिगरेट पीना करीब करीब छोड़ दिया था। बच्चों की अच्छी आदतें सिखाते सिखाते बड़े ही अक्सर अपनी आदतें बदल देते हैं। बीच बीच में रह रहकर उसको रोना आ रहा था। किस बात पे आ रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। कई बार रोना एक वजह से शुरू होता है, ख़त्म किसी दूसरी वजह पर। उसने सिगरेट मांगा तो ली थी, लेकिन पी नहीं पाई। एक दिन बड़ी मुश्किल से बीता। अगले दिन सुबह उठने के बाद उसने सोचा कि वो बाहर घूम के आएगी। वो मॉल रोड पर बहुत देर तक टहलती रही, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, लेकिन फिर आधा दिन ही बीता। इस बीच उसका मन किया कि अक्षर को बोर्डिंग स्कूल जाए। उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद अक्षर रो रहा है। अक्षर ऐसे तो रोता नहीं था, लेकिन जब रोता था तो चुप भी नहीं होता था। किसी तरह दूसरा दिन खिसका। बीच में उसने अपना मोबाइल थोड़े दिन के लिए खोला तो ऑफिस के ईमेल और मैसेज देखकर थोड़ा जी विनीत के भी बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। वो बार बार यही पूछ रहा था कि वो कब लौट रही है। इस सवाल से उसका मन इतना ख़राब हुआ कि उसने मोबाइल फिर से बंद कर दिया। आज अकेले सुधा का तीसरा दिन था। वो सुबह सुबह तैयार होकर फिल्म देखने के लिए निकली। सालों बाद वो अकेले फिल्म देखने गई थी। अकेली फिल्म जाने में वही फिल्म अच्छी लगती है। अंधेरे कमरे में पर्दे पर पूरी फिल्म के दौरान अपनी ज़िंदगी के कुछ भूले बिसरे सीन भी दिखाई पड़ते हैं। मूवी हॉल से निकलकर अपने कमरे में लौटने पर उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकालकर होटल के लैंडलाइन नंबर से नंबर डायल किया, जिससे करीब 10 साल पहले चंदर का फ़ोन आया था। उधर से एक लड़की की आवाज़ आई, नमस्कार, मुसाफिर कैफ़े। सुधा ने कैफ़े सुनकर फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा कॉल किया। फिर से आवाज़ आई, नमस्कार, मुसाफिर कैफ़े। इधर से सुधा ने पूछा, आप अपना एड्रेस दे सकती हैं और कैफ़े कब तक खुलता रहता है? उधर से आवाज़ आई, मैम, कैफ़े हमेशा खुला रहता है। किचन रात के 11 बजे बंद हो जाता है। बाकी आप स्टे करने कभी भी आ सकती हैं। आपके यहाँ स्टे भी कर सकते हैं? हाँ मैम, आप अपनी डिटेल्स नोट करा दीजिए, मैं आपकी बुकिंग करा लेती हूँ। नहीं, मुझे स्टे नहीं करना, बस आप एड्रेस नोट करा दीजिए। एड्रेस नोट करके सुधा ने फ़ोन काट दिया और होटल से मसूरी जाने के लिए टैक्सी बुक करा ली। सुधा की पूरी रात बेचैनी से गुजरी। उसको पूरी रात लगता रहा कि अक्षर रो रहा है। हमारी यादों का कुछ हिस्सा इतना काला होता है कि उस पन्ने को खोलते ही रात हो जाती है। माँ से मुसाफिर कैफ़े। अगले दिन सुबह उठते ही उसने अक्षर के स्कूल में फ़ोन करके कंफर्म किया कि वो सही तो है। स्कूल से पता चला कि अक्षर उन बच्चों में से है जो बिल्कुल भी नहीं रोए। सुधा ने टैक्सी मंगवाई और मसूरी के लिए चल दी। रास्ते में शिव मंदिर आने पर ड्राइवर ने सुधा से वहाँ की चाय पीने के लिए पूछा। सुधा ने वहाँ चाय पीते हुए सोचा कि कभी चंदर भी
ज़रूर रुका होगा। चाय पीने के लिए वो कहीं भी रुक सकता था। ये अक्सर कहा करता था कि वो मर भी जाए तो यमराज से एक आखिरी प्याली चाय की पीने की इजाज़त ले लेगा। मसूरी जैसे जैसे पास आता जा रहा था वैसे वैसे ही सुधा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चलने के 2 घंटे के बाद वो मसूरी में हनीमून इन होटल के सामने खड़ी थी। हनीमून इन होटल देखकर उसको याद आया कि चंदर से शादी हुई होती तो वो यहीं लेकर आया होता। अगले ही मोमेंट उसको ये ख्याल आया कि वो शायद आया भी होगा। थोड़े बहुत पूछकर वो मुश्किल से 20 मिनट में मुसाफिर कैफ़े के सामने ही खड़ी हो गई। अंदर कुछ टूरिस्ट बैठे थे, कुछ गद्दे पर मज़े से लेटे हुए थे। सामने दीवार पर सैकड़ों फ़ोटो लगी हुई थी। वो उस दीवार के पास गई तो देखा कि सभी फ़ोटो में चंदर और उसके साथ एक बंदी थी। काउंटर पर फ़ोटो वाली बंदी बैठी हुई थी। सुधा समझ गई कि ये पम्मी है। चंदर को वहाँ फ़ोटो में देखकर उसको थोड़ा सुकून मिला, थोड़ी खुशी। वो पास पड़ी सबसे छोटी वाली टेबल पर बैठ गई। पम्मी उसको अकेला देखकर खुद ही मेन्यू लेकर वहाँ आकर सुधा से ऑर्डर के लिए पूछा, आप क्या लेंगी? आप ही कुछ सजेस्ट कर दीजिए। इस पर पम्मी ने बताया, हमारे यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी वर्ल्ड फेमस है, तो वही कर बनवा दीजिए। कोई टोस्ट भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल। पम्मी ऑर्डर लेकर जा ही रही थी कि वो इतने में सुधा ने पूछा, ये फ़ोटो में आपके हस्बैंड है? पम्मी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, इस आदमी से कौन शादी करेगा, कैफ़े में पार्टनर है मेरा। कहाँ से आई हैं आप? मुंबई। मसूरी घूमने? नहीं, अपने बेटे के एडमिशन के लिए देहरादून तक आई थी। सोचा 1-2 दिन का ब्रेक ले लूँ। आपके पार्टनर कहीं दिख नहीं रहे? कौन? चंदर? वो ट्रैकिंग पर गया हुआ है, कल तक आएगा। आप हमारे यहाँ एक दिन रुकती क्यों नहीं? ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपके हस्बैंड भी हैं साथ में? पम्मी ने पूछा। नहीं, मैं अकेली हूँ, बुकिंग कर दीजिए आप मेरी। पम्मी ने काउंटर पर जाकर चेक किया, लेकिन उस दिन एक भी कमरा खाली नहीं था। वो काफ़ी सर्व करने के बाद सुधा की टेबल पर आकर बताया, कोई रूम अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो उसके साथ उसके घर में रुक सकती है। वैसे ही चंदर कल लौट कर आएगा और कल सुबह एक कमरा खाली हो जाएगा। सुधा को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने हंसकर हाँ कर दिया। अरे लीजिए, हमारी इतनी बात हो गई, आपका नाम भी नहीं पूछा मैंने, पम्मी ने कहा। सुधा। पम्मी एक सेकंड को थोड़ा ठिठकी। अपने मन में एक बार सोचा कि कहीं ये वही सुधा तो नहीं, लेकिन तभी कुछ कैफ़े का काम आ गया और इन सबके बीच में वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। इस बीच जब पम्मी कैफ़े के काम में बिज़ी हो गई तो सुधा सामने किताब की अलमारी देखने लगी। वहाँ रखी हुई कुछ किताब को वो पहचानती थी। उसमें से एक किताब निकाल कर वो पन्ने पलटने लगी। किताब के आखिरी पन्ने पर एक तारीख पड़ी थी। चंदर की आदत थी कि वो किताब जिस दिन ख़त्म करता था वो किताब के आखिरी पन्ने पर लिख दिया करता था। सुधा ने किताब के कुछ पन्ने पलटकर एक अंडरलाइन को छुआ। उसे ठीक ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद उसने चंदर को छुआ हो। सुधा का पूरा दिन मुसाफिर कैफ़े में चंदर की जगह को महसूस करते हुए बीता। शाम को पम्मी उसको अपने घर ले आई। घर में घुसते ही उसे सामने की दीवार पर चंदर और पम्मी की एक तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर देखते ही उसको अपने रुकने वाले फैसले पर थोड़ी कोफ्त हुई। कमरे में चंदर का थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था, वैसे ही 2-3 किताबें फैली हुई थी। वो 2-3 किताबें एक साथ शुरू कर देता था। पम्मी सुधा को चंदर वाला कमरा दिखाकर नीचे कैफ़े में चली गई। पम्मी के जाते ही सुधा चंदर के बेड पर लेटकर ऊपर छत को देखते हुए जाने अनजाने क्या सोचने लगी थी। थोड़ी देर लेटकर वो सामने बालकनी में चली गई। सामने वाला पहाड़ उसको देखकर मुस्कुरा उठा, जैसे सालों से उसका इंतज़ार कर रहा हो। बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठकर पिछले 10 साल के बारे में सोचने लगी थी। इस बीच उसे कब नींद आ गई पता नहीं चला। शाम को कोई
कई सारे गेस्ट बालकनी में बोन फायर कर रहे थे। खूब सारा गाना बजाना हो रहा था। पम्मी भी कुछ गाने की कोशिश करती रही, लेकिन बार बार गाना भूल जाती। जब भी वो गाना भूलती तो बोलती, चंदर को आगे का गाना पूरा याद है, वो हमेशा याद दिलाता था। ठीक इसी मोमेंट सुधा ने सोच लिया था कि अगले दिन सुबह वो बिना चंदर से मिले लौट जाएगी और विनीत के साथ शिफ्ट हो जाएगी। उसको कोई हक नहीं इतने साल बाद लौटकर चंदर की लाइफ में फालतू कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने का। बोन फायर में बहुत कम आग बची थी, मुश्किल से 10 मिनट की। बालकनी से सबके जाने के बाद पम्मी ने सुधा से कहा, तुम वही सुधा तो नहीं हो ना जिसका इंतज़ार चंदर आज भी कर रहा है। सुधा कोई जवाब नहीं देती। कोई जवाब न पाकर पम्मी ने दोबारा कहा, किताब की अलमारी से तुमने किताब निकालकर जिस तरह किताब की आखिरी पन्ने को छुआ था, तब मैं समझ गई थी तुम वही सुधा हो। सुधा ने अब भी कुछ नहीं बोला। इसके बाद पम्मी ने भी कुछ नहीं कहा। लंबी खामोशी के बाद सुधा ने कहा, मैं कल सुबह चंदर के आने से पहले चली जाऊंगी। पहाड़ फूंक फूंक कर बोन फायर की आग को बार बार जला दे रहा था। लकड़ी की आग बुझते बुझते बार बार जली जा रही थी, हर बार पहले से तेज। से उस दिन की बात। अगले दिन सुबह पम्मी जल्दी उठकर नीचे कैफ़े में चली गई। जब चंदर आया तब पम्मी ने उसको बताया कि एक गेस्ट ऊपर है, वो चाय लेता जाए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि पम्मी ने गेस्ट को अपने घर में रुकवा दिया हो। वो पहले भी कई बार ऐसा करती थी, इसलिए चंदर को कुछ ऑकवर्ड नहीं लगा। वो चंदर को अभी सुधा के बारे में कुछ नहीं बताती। चंदर चाय लेकर ऊपर घर में पहुंचा। सुधा आराम से बालकनी में बैठ के पेपर पढ़ रही थी। चाय रखने के बाद चंदर ने सुधा का चेहरा देखा। एक मोमेंट होता है ना जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि दुनिया कभी कभी चलते चलते हुए एक पल को रुक जाती है। ये वही मोमेंट था जिसकी तैयारी दुनिया 10 साल से कर रही थी। इस मोमेंट में 10 साल की बर्फ़ जमी हुई थी। चंदर को कुछ समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करूं। कैसी हो? ठीक हूँ। इतनी सी बात के बाद उन दोनों को बड़ी देर तक कुछ बात नहीं हुई। सुधा ने चाय की एक सिप लेने के बाद बोला, बस कुछ और नहीं पूछना, 10 साल बाद मिलने पर बातें ख़त्म हो जाती हैं क्या? बातें इतनी हो जाती हैं कि समझ नहीं आता कि शुरू कौन सी बात से करें। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। जब बातें ना बची हों तो मौसम के बारे में ही बात कर लेनी चाहिए। उससे क्या होगा? लगता रहेगा कि बातें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। वैसे बदले नहीं हो तुम बिल्कुल। इतना तो बदल गया हूँ। कितना बदल हो गए बताओ ज़रा। मेरा छोड़ो, तुम बदल गई हो। कितनी मोटी हो गई हो तुम। हाँ, थोड़ी सी मोटी हुई हूँ। सही लगा था तुम्हें मुझे देखकर? क्या? यही कि बिल्कुल भी नहीं बदले तुम। यहाँ का मौसम बड़ा ठंडा है ना। चंदर ये बोलकर हंसने लगा। इसके बाद दोनों में बातें तो नहीं होती। थोड़ी देर तक बाहर के ठंडेपन की भाप और गर्म चाय का कोहरा मिलकर एक होने लगा। चाय ख़त्म करने के बाद सुधा ने ही शुरू किया, पम्मी से शादी क्यों नहीं की? इतनी अच्छी तो है वो। हाँ, तुमसे बहुत अच्छी है। बताओ ना, शादी क्यों नहीं की पम्मी से? तुमसे डिवोर्स नहीं लिया था ना। हमारी शादी कब हुई थी कि डिवोर्स नहीं होता? इतनी बार तो हुई थी शादी हमारी। कब? मुझे भी बताओ, सुधा ने थोड़ा चौंक कर पूछा। जब घर आकर तुमने पीजी नहीं जाने का फ़ैसला किया था, पहली बार हमारी शादी हुई थी। जब समंदर के किनारे टहलते हुए तुम बिना बताए रोई थी, तब हुई थी हमारी दूसरी शादी। जब तुमने रोने की एक्टिंग नहीं की थी और तुम्हें सही से रोना आया था और ये बात मैं समझ गया था, तब हुई थी हमारी तीसरी शादी। जब अलमारी के लिए लड़ाई की थी तुमने, तब हुई थी हमारी चौथी शादी। अब रोज़ रात में लाइट ऑफ करने के लिए तुम बहाने बना देती थी, तब हुई थी हमारी पांचवी शादी। जब अंडमान जाने से पहले तुमने मेहंदी लगवाई थी, तब हुई थी हमारी छठी शादी। जब दिवाली पर पहली बार साड़ी पहनकर पूजा की थी तुमने, तब हुई थी हमारी सातवीं शादी। जब तुमने बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो, तब हुई थी हमारी आठवीं शादी।
जब उस दिन तुमने फ़ोन पर तुमने अबॉर्शन का झूठ बोला था, तब हुई थी हमारी नवी शादी। मुंबई छोड़ने के बाद से हर दिन जो हमने एक दूसरे के इंतज़ार में गुजारे हैं, उतनी बार हुई हमारी शादी। शादी के लिए बैंड बाजा पंडित ज़रूरी तो नहीं, ये बात मुझे समझ आ ही गई, लेकिन देर से। सुधा, हमारी शादी इतनी बार हो चुकी है कि एक जन्म तो तुम्हें डिवोर्स ही लेने में चला जाता। तुमको पता था हमारे बेटे के बारे में? हाँ, फिर भी मिलने नहीं आए। इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। क्या नाम रखा है तुमने? अक्षर। ये बोलने के बाद, सुधा की ये सुनने के बाद चंदर की उदासियाँ और आंसू मिलकर एक हो गए। चंदर गले भर से रो पूछा उसने, उसकी शक्ल तुमसे मिलती है ना? हाँ, थोड़ी थोड़ी, लेकिन नाक तुमसे मिलती है। तुम्हारे जैसा ही कंफ्यूज रहता, तुम्हारी किताबों के अंडरलाइन के मतलब पूछता रहता है। चंदर को ये सुनकर किसी बात का सुकून हुआ। उसने सुधा को अक्षर की फ़ोटो दिखाने के लिए कहा। फ़ोटो दिखाने के लिए सुधा ने जैसे ही अपना मोबाइल खोला तो विनीत की 39 मिस कॉल पड़ी हुई थी। 15-20 मैसेज थे। विनीत के आखिरी मैसेज में लिखा था कि अक्षर को चोट लग गई है, पैर में फ्रैक्चर है, वो हॉस्पिटलाइज है। सुधा ने तुरंत विनीत को फ़ोन किया। विनीत बहुत चिल्लाया और बताया कि कल रात से वो कितना परेशान था। वो बस दिल्ली की फ़्लाइट लेने ही वाला था, उसको देहरादून पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। सुधा ने उसको चलने से मना कर दिया और कहा कि वो तुरंत हॉस्पिटल जा रही है। चंदर सुधा को लेकर तुरंत देहरादून के लिए चल दिया था। रास्ते भर सुधा रह रहकर अपने आप को मोबाइल बंद करने की वजह से कोसती रही। चंदर उसको समझाने की कोशिश करता रहा। 2 घंटे के अंदर दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया परेशान होने की कोई बात नहीं है, रात भर बहुत दर्द था, इसलिए नींद की दवा दी हुई थी। 3-4 घंटे तक असर रहेगा। 2 जगह फ्रैक्चर है, रिकवरी में कम से कम 1 महीना लगेगा। सुधा के ये पूछने पर कि हुआ क्या था, पता चला कि किसी बच्चे ने पहली मंजिल से धक्का दे दिया था। ये सुनते ही सुधा ने अगला फ़ोन स्कूल को करके सुनना शुरू कर दिया। चिल्लाते चिल्लाते गुस्से से सुधा के आंसू बहने लगे थे। सुधा स्कूल वालों पर केस करने की धमकी दे रही थी। इधर चंदर एकदम चुपचाप था। वो सुधा को कंट्रोल में न आते देख उसके हाथ से फ़ोन लेकर अपने पास रख लिया। वो अक्षर के बेड के पास जाकर वहीं स्टूल पर बैठ गया और सुधा को भी वहीं बैठने का इशारा किया। उसने अक्षर की नाक को छूकर देखा और माथे पर हाथ रखकर धीरे धीरे बीते हुए 10 सालों को सहलाता रहा। चंदर अक्षर को देख रहा था और सुधा चंदर की आँखों को। चंदर ने बहुत धीरे से कहा, इसका माथा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ये सुनकर सुधा ने कहा, मालूम है तुम्हारी सबसे ज़्यादा याद कब आई? कब? जब अक्षर 8वें महीने में था। रात रात भर ये पेट में लात मारता रहता था। तब लगता था कि तुम्हें मेरा पेट सहलाने के लिए होना चाहिए था। तुम लौट क्यों नहीं लौटा, इसलिए गुस्सा हो मुझसे? हाँ बहुत। बताओ तुम लौटे क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मालूम था एक दिन तुम आओगी या बुला लोगी, इतना भरोसा था। भरोसे से ज़्यादा आदत भी थी तुम्हारी। जब कभी कोई भी शक्ल बहुत ध्यान से देखता था तो तुम दिखने लगते थे। मुसाफिर कैफ़े बनने के पहले दिन से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अब लौट आओ। बड़ी मुश्किल से सालों में जाकर अपनी आदत बदली, अब लौटना मुश्किल है। चंद्र ये बोलकर अक्षर के हाथ को अपने हाथ में लेकर अपने हाथ की लकीर मिलाने की कोशिश करने लगा। सुधा चंद्र के पड़ोस में आकर बैठ गई। अक्षर और चंद्र के हाथ को एक साथ लेकर चूम लिया। सामने अस्पताल की घड़ी में सुई 1 सेकंड चलना भूल गई। आने वाले पल ने जाने वाले पल को गले लगा लिया। वो पल मिलकर ठहर गए। 2 बजे के आसपास अक्षर की नींद खुली। उसने सुधा को पास देखकर पहली बात कही, मम्मी हॉस्टल नहीं रहना। डॉक्टर ने सब चेक करके बताया कि वो अक्षर को ले जा सकते हैं, लेकिन अभी इसे मुंबई तक का ट्रैवल नहीं कराया जा सकता। सुधा ने अक्षर से पूछा कि कैसा हुआ था। अक्षर ने बताया कि उसको किसी ने धक्का दिया था, उसके बाद
का उसे कुछ याद नहीं। चंदा सुधा और अक्षर को लेकर मुसाफिर कैफ़े आ गई। पम्मी अक्षर को देखकर ऐसे खुश हुई जैसे उसका अपना बच्चा घर आया हो। अक्षर अलमारी की कुछ किताबें पहचानता था। उसने उन किताबों को देखकर पूछा, ये वही अंकल हैं जिनकी किताबें हमारे घर पे छूट गई थी? सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद्र ने कहा, हाँ, मेरी ही किताबें आपके यहाँ छूट गई हैं। आपका और भी बहुत सारा सामान छूटा हुआ है घर पे। पूरी अलमारी में आपके कपड़े छूटे हैं। आपका नाम चंदर है? हाँ, तुम्हें कैसे पता? आपकी कई सारी डायरियाँ भी घर पे हैं। आप किताबें के एंड में डेट क्यों डालते हैं? आप किताब को अंडरलाइन करके गंदा क्यों करते हैं? आपके स्कूल में बताया नहीं गया कि किसी ने कि ये बैड मैनर्स है? वैसे अंकल, आपकी हैंड राइटिंग बहुत पुअर है। आपकी टीचर आपको डांटती नहीं थी? ये सुनकर सुधा, चंदर और पम्मी तीनों हंस गए। अक्षर का चंदर को अंकल बोलना पम्मी को थोड़ा खटका, चंदर को थोड़े से ज़्यादा खटका था और सुधा को सबसे ज़्यादा खटका था। सुधा ने एक हाथ में अक्षर का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में अक्षर का माथा सहलाते हुए कहा, ये पापा हैं। इस पर अक्षर पम्मी की तरफ देखकर अपनी आंखों में दुनिया की सारी मासूमियत भर के पूछा, ये पापा हैं तो पम्मी आंटी कौन है? ये सुनकर सुधा ने बताया, पम्मी आंटी आपकी बड़ी मम्मी हैं। तुम भी मम्मी? पम्मी आंटी भी मम्मी? ये सुनकर सुधा ने पम्मी की तरफ देखकर कहा, हाँ, जो बहुत लकी होते हैं उनकी दो दो मम्मियाँ होती हैं। ये सुनकर अक्षर चंद्र के जैसा ही थोड़ा कंफ्यूज हुआ और पूछा, आप तीनों की शादी कब हुई थी? अक्षर के बोलते ही पिछले 10 साल की उदासी हवा में घुलकर गायब हो गई। पम्मी, सुधा और चंदर तीनों एक दूसरे को देखकर जोर से हंसने लगे। अक्षर को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। सबको खुश देखकर उसने कहा, मम्मी, बड़ी मम्मी और पापा, चलो मुझे जोर से गले लगा लो। तीनों को एक साथ अक्षर से गले मिल देख मुसाफिर कैफ़े में मुस्कुरा उठा। मुसाफिर कैफ़े अपने नए मुसाफिर पाकर खुश था। रास्ते केवल वो भटकते हैं जिनको रास्ता पता ही नहीं होता। उनके भटकने को भटकना नहीं बोला जाता है। 2 साल बाद अक्षर अब देहरादून में नहीं, मसूरी में पढ़ता था। हर संडे अक्षर बच्चों के साथ बैठकर अपने पापा से कहानी सुनता। रस्किन बॉन्ड अंकल उसके फेवरेट थे। जब भी वो आते तो उनसे वो उनकी कहानियों के बारे में तमाम सवाल पूछता। अक्षर को पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत याद आती थी। अक्षर के मुसाफिर कैफ़े में आने के बाद मुसाफिर कैफ़े की कोई खाली जगह भर गई थी। पम्मी को अक्षर के आने से लाइफ के नए मायने मिल गए थे। वो जब घूमने जाती तो अक्षर को लेकर जाती। अक्षर जब उसको बड़ी मम्मी बोलता तो पम्मी की ज़िंदगी से सारी शिकायतें दूर हो जाती। चंदर ने सालों बाद फिर से अपनी अधूरी किताब को लिखना शुरू कर दिया था। चंदर को समझ आ चुका था, ज़िंदगी की किताब में एंड नहीं, केवल और केवल नई शुरुआत मैटर करती है। सुधा ने अपनी नई लॉ फर्म खोल ली थी। वो साल में 3-4 महीने मसूरी में रहती, 1 महीने के लिए अकेले कहीं घूमने चली जाती, अपना मुसाफिर कैफ़े ढूंढने। हमारे सब जवाब हमारे पास खुद हैं। ये बात समझने के लिए अपने हिस्से भर की दुनिया भटकनी पड़ती ही। बिना भटके मिली हुई मंजिलें और जवाब दोनों ही नकली होते हैं। वैसे भी ज़िंदगी की मंजिल भटकना है, कहीं पहुंचना नहीं। शुक्रिया। आज से इस किताब का अंत हो जाता है, लेकिन नई किताब की शुरुआत होती है। तो सुनते रहिए और बने रहिए मुसाफिर कैफ़े के साथ और हमारे चैनल के साथ।